हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, उस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज़ वायर यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर, इसे भी डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहें ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। माई सेल्फ मोहम्मद अकरम और आप फ्यूजिस ट्यूटोरियल पर हैं, द प्लेस ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, आइए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो तो उसकी एक रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमें वर्क करना होता है। अगर उस अप्लायंस से या उस इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट फ्लो होते हैं तो क्यों वर्क करना पड़ता है? क्योंकि उसकी एक रेजिस्टेंस होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पर यूनिट टाइम में जितना वर्क करता है, इसी वर्क को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, रेट ऑफ वर्क। इसके डेफिनेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज द कौन इलेक्ट्रिकल पावर, इट इज द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन by the electrical circuit is called electric power, is called electric power. This is the definition of electric power. That is, इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो P, तो P इज इक्वल टू W/T, वर्क पर यूनिट टाइम। ये हुआ इलेक्ट्रिक पावर का बेसिक डेफिनेशन और बेसिक फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा से फॉर्मूले को और एलिब्रेट करते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने इसी वर्क को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में डेराइव भी किया हुआ था कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसका रेजिस्टेंस R हो और उससे अगर करंट I फ्लो होता है फॉर टाइम T, तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट W इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अगर आपने इस डेरिवेशन को अभी नहीं समझा है तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए, लिंक के थ्रू इस लेक्चर को जरूर देखिए। दिस इज द वर्क। अब जब आपके पास वर्क के फॉर्मूले आ गए हैं तो पावर क्या है? पावर P इज इक्वल टू
W अपॉन टी है। W की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या हुआ, टी। तो इस टी से इस टी को आप कैंसिल कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास है पावर का। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप और भी चेंजिंग कर सकते हैं। क्या चेंजिंग हो सकता है, तो देखिए, क्या इस आई आर को आप ऐसा लिख सकते हो, आई इंटू आर इंटू आई, तो बोलोगे सर यस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये ओम्स लॉ के थ्रू बन जाता है V, तो ये हो जाएगा V इंटू आई, V इंटू आई। तो पावर का ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए कि पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। और क्या कर सकते हो, और आप कर सकते हो कि P इज इक्वल टू, देखिए ये जो V है इसको तो एज इट इज रहने दो और इस I को रिप्लेस कर दो किस से, तो V अपॉन R से, ओम्स लॉ के ही थ्रू। जैसा कि हमने यहाँ पर ओम्स लॉ को रिप्लेस किया V इज इक्वल टू आई आर, तो वैसे आप यहाँ पर भी ओम्स लॉ से हमने इस I को रिप्लेस कर दिया है। तो आई आर इज इक्वल टू V, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो आप P को लिख सकते हो V इंटू V बाय R। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, तो आप कह सकते हो कि सर P इज इक्वल टू आपका बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है P के, वो है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, V इंटू आई एंड V स्क्वायर बाय R। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले बन रहे हैं, V आई स्क्वायर आर, V आई एंड V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट, और फिर हम लोग इस पर देखेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट की बात कर लें, तो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, तो देखिए इसकी यूनिट क्या बन सकती है। तो आप देख रहे हो कि P इज इक्वल टू W बाय टी है, W बाय टी। ये जो W है वर्क है, T टाइम है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड ये एक यूनिट हो सकता है। लेकिन इस यूनिट को हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, क्योंकि हमने इसको डेराइव्ड किया हुआ है, डेराइव्ड यूनिट। इसलिए इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं। तो SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट होती है वॉट। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9th में इसको पढ़ा हुआ है कि पावर की यूनिट वाट होती है। ये SI यूनिट है, तो अगर ये SI यूनिट है तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द 1 वाट, व्हाट इज द वाट, कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि ये क्लास 9th में था ये टॉपिक, तो मे बी कि ये एज ए डेफिनेशन ना आए, फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास P इज इक्वल टू W अपॉन T है। तो अगर आप इस वर्क को 1 जूल कंसिडर कर लें और इस टाइम को 1 सेकेंड कंसिडर कर लें, तो बताइए क्या होगा, 1 अपॉन 1। तो 1 अपॉन 1 आप कह सकते हो कि सर ये 1 वाट बन जाएगा, 1 अपॉन 1 दैट इज अ 1 वाट। तो 1 वाट की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो आप कह सकते हो कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क होता है, तो उसकी जो पावर होती है वो 1 वाट कहलाती है। तो ये हमारा 1 वाट का डेफिनेशन हो गया, और व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसी तरह से किलोवाट भी होती है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट आप जानते हो कि ये 1000 वाट हो जाएगी। तो ये इसकी SI यूनिट है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगर सपोज कि देयर आर 2 बल्ब, बल्ब नंबर 1 एंड बल्ब नंबर 2,
इसकी पावर है P इज इक्वल टू 60 वाट और इसकी पावर है P इज इक्वल टू 120 वाट, 120 वाट। और दोनों, अच्छा इसका पोटेंशियल ये सपोज करो 220 वोल्ट और इसकी भी पोटेंशियल 220 वोल्ट दी हुई है, 220 वोल्ट। जनरली आप देखोगे बल्ब पर इसी तरह की रेटिंग दी हुई रहती है, 60 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, इस टाइप का हमें रेटिंग दिया हुआ रहता है। तो सपोज कि ये दो बल्ब हैं, एक का पावर ये है, पोटेंशियल ये है, पावर ये है, पोटेंशियल ये है, और दोनों 220 के सोर्स से कनेक्टेड है, दोनों 220 के सोर्स से कनेक्टेड है। तो हमें बताना क्या है कि इसमें से कौन बल्ब पहले फ्यूज होगा। दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर ये दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं इस 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, तो विच बल्ब बर्न फर्स्ट, यानी क्वेश्चन क्या है, विच बल्ब बर्न फर्स्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है कि अगर ये P है ये V है तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट बल्ब है और ये सेकंड बल्ब है। तो अगर हम फर्स्ट बल्ब से बात करें, बल्ब 1, तो इस बल्ब में आपको P दिया हुआ है 60 वाट और इसकी V दी हुई है 220 वोल्ट। तो यहां से आप इसका R फाइंड आउट कर सकते हो। R क्या होगा, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। बोलो सर ये कैसे हुआ, तो आप देखिए आपको पता है कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होते हैं, तो ऑब्वियस होता है R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएंगे। तो यहां से आप इसके V को फाइंड आउट, R को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां इसे R1 मान लेते हैं। तो V स्क्वायर यानी 220 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय P यानी 60। चाहो तो आप सॉल्व कर दो या आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो चल जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 48400 डिवाइडेड बाय 60, 6 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएंगे 2420 यानी 2420 डिवाइडेड बाय 3, ये R1 हुआ। सिमिलरली आप R2 निकाल लीजिए सेकेंड बल्ब का, R2 V स्क्वायर बाय P2, ठीक है, तो V 220 ही है और इसके स्क्वायर और डिवाइडेड बाय P2 120, यानी ये हो गया 48400 डिवाइडेड बाय 120 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0 डिवाइडेड बाय 4 3, तो 1210 डिवाइड बाय 3। क्लियर, सो R1 इज दिस ओम एंड R2 इज दिस ओम। तो क्लियरली इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर आप आपस में कंपेयर करना चाहो तो आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि सर ये जो R1 है वो R2 से ग्रेटर है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो R1 है सर, R1 इज ग्रेटर देन R2। क्लियरली आप कह सकते हो, ठीक है। जब R1 इज ग्रेटर देन R2 तो आपको पता है कि अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो करंट दोनों से सेम जाएगी, दोनों से सेम करंट जाएगी, यानी I करंट यहाँ है तो I करंट इसमें भी होगा। तो करंट सेम होंगे तो आपको पता है कि पावर या H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T होते हैं।
तो आप क्या देख रहे हो, I सेम है, T सेम है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जिसकी R ज़्यादा होगी उसमें हीट ज़्यादा डेवलप होगी, और जिसमें हीट ज़्यादा डेवलप होगी ऑब्वियस बात है वो पहले बर्न कर जाएगा। तो आप कह सकते हो कि H1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी H2 से, यानी पहले वाले में ज़्यादा हीट डेवलप होगा एज कम टू द सेकेंड। तो इसका मतलब है फर्स्ट बल्ब बर्न फर्स्ट। आई होप क्लियर है। सो दिस द न्यूमेरिकल। और क्या सकते हैं, तो आइए देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को कि और क्या बन सकते हैं। अगर यही सेम क्वेश्चन पैरेलल के लिए होता तो क्या करते हैं। तो अगर सेम क्वेश्चन को हम लोग पैरेलल के लिए यूज कर लें, पैरेलल के लिए देखिए कैसे। अगर हम लोग सेम क्वेश्चन ले लें, यानी दिस इज द फर्स्ट बल्ब, P is equal to 60, V is equal to 220 volt, and this is the second bulb, and both are connected in parallel with the external circuit 220। तो PV और इसका P है 120 और V है 220 वोल्ट। Okay, so again, which bulb burn first? Which bulb burn first? Which bulb burn first? तो अगेन आप क्या करो, यहां से पहले R1 R2 निकाल लो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, तो R1 फर्स्ट बल्ब के लिए ये हमारा ऑलरेडी निकाल चुके थे। ये था 2420 डिवाइडेड बाय 3 ओम, एंड R2 हमने निकाल लिया था। R2 इज इक्वल टू आई थिंक 1210 डिवाइडेड बाय 3 ओम। तो यहाँ पर R1 इज ग्रेटर देन R2 था, यह हमें पता है, ठीक है। R1 इज ग्रेटर देन R2। अब जब R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो यहाँ पर देखिए दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आप चूज इक्वेशन में जाकर के देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू T। हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अब क्या है कि जिसकी R ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस कम डेवलप होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो आप कह सकते हो कि H1 विल बी लेस देन H2, यानी सेकेंड बल्ब में ज़्यादा हीट डेवलप होगी, इस वाले बल्ब में इसमें कम डेवलप होगी और इसमें ज़्यादा हीट डेवलप होगी। तो आप कह सकते हो कि सेकेंड बल्ब बर्न फर्स्ट, क्योंकि ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है, ऑब्वियस बात है पहले बर्न कर जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी आप देखो कि ये बेटा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कैसे है, यानी न्यूमेरिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, अगर सीरीज में दो बल्ब, दो फैन, दो वायर कनेक्टेड है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो पहले बर्न करेगा क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा डेवलप होगी। ये बात है सीरीज की। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो ये रिलेशन पलट जाते हैं, यानी ऐसे सिचुएशन में जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसमें ज़्यादा हीट डेवलप होती है और वो पहले बर्न करती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल भी है और न्यूमेरिकल भी है। सो बी रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो ये दो न्यूमेरिकल है जो बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन कॉन्सेप्ट को आप कॉन्सेप्चुअली भी इसको सॉल्व कर सकते थे और न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। अब मान लो और क्या बन सकता है, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था, और इस पर न्यूमेरिकल हम लोग क्या ले सकते हैं।
तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस R2 है, और ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल है। 220 वोल्ट ये पोटेंशियल है। ये दिया हुआ R1 इज इक्वल टू 200 ओम एंड R2, सॉरी दिस इज R1 एंड दिस इज R2 इज इक्वल टू सपोज इट्स 100 ओम। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर ऑन R1 एंड R2। तो यहाँ पर पावर का रेशियो निकालना है। तो आप बोलोगे सर पावर का रेशियो निकालना है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि अगर सीरीज में ये कनेक्टेड है तो करंट की वैल्यू जो इसमें होगी वही करंट इसमें भी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम पावर की बात करें फर्स्ट वाले के लिए, तो P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1 कर दो एंड P2 इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, करंट तो सेम होगी, आई स्क्वायर R2 कर दीजिए। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 2/1 यानी 2:1। दिस द रेशियो। यानी अगर आप कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस का रेशियो कर दीजिए, है ना, तो आपके पावर की रेशियो आ जाएगी। लेकिन अगेन यही कॉन्सेप्ट को, इसी न्यूमेरिकल को हम पैरेलल में भी ले सकते हैं। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब क्या होगा, तो आइए देखते हैं। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, when they are connected in parallel, same wire with the same source। तो मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस, और बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, R1 200 ओम एंड दिस इज R2, ये 100 ओम थी। अब अगेन यहाँ पर क्या निकालना है, पावर का रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर। तो पावर की रेशियो बतानी है। कैसे निकलेगा ये पावर का रेशियो, तो बोलोगे सर सिंपल है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो पोटेंशियल इसके क्रॉस होती है वही पोटेंशियल इसके क्रॉस भी होती है, ये हमें बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा फॉर्मूला, उसे यूज कर लेंगे। यानी आप यहां पर क्या करो कि P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 यूज कर लो एंड P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2 यूज कर लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 डिवाइडेड बाई V स्क्वायर अपॉन R2। तो बताइए क्या होगा, P1 बाय P2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1, यानी 100 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 1/2। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट में 2:1 था और इसमें 1:2 है। इट मीन्स रेशियो विल चेंज, कि अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू R1/2 हो जाएगा, और अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू R2/R1। आई होप समझ में आ रहा होगा और आसानी से आप समझ भी गए होंगे। और क्या बन सकता है इसके ऊपर, तो और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हुआ, अब आते हैं हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल। देखिए, अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि ये एक बल्ब है, इस बल्ब का पोटेंशियल दिया हुआ है 120 वोल्ट, इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 6, रेजिस्टेंस पावर कर देते हैं, इसकी पावर दी हुई है P इज इक्वल टू 60 वाट। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यानी R की वैल्यू कितनी है। तो बोलोगे सर अब तो ये इजी हो गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफ़िकल्ट सॉल्व जो न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व कर दिए थे, वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे पास। तो यस, दैट्स अ वेरी सिंपल। आपको पता है कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होते हैं, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, यानी 120 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60।
120 into 120 divided by 60, 60 2s are 120, 240 ohm, 240 ohm. So this is the concept. तो इस तरह से हमारे पास पावर के ऊपर इस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं. P दिया, V दिया तो R निकाल लिए, V है, I है तो P निकालिए. तो आपको बेसिक न्यूमेरिकल होंगे इसके ऊपर. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं. ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो सीरीज और पैरेलल ध्यान रखेंगे. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है. सो स्टूडेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हो कि हमारे घर में फ़ैन है. आपको क्या लगता है, क्या ये फ़ैन अपने आप रन कर जाती है? तो बोलोगे नहीं सर, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है. उसी तरह हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये ऑपरेट नहीं होती है. उसी तरह बल्ब है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये ऑपरेट नहीं होती है. यानी इनको ऑपरेट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो किसी अप्लायंस में किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे रन कराने के लिए, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन. इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो ये सिंपल डेफिनेशन है. तो आप क्या कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ work done by the electrical circuit, by the electrical circuit is called electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लियर है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो टोटल वर्क डन करते हैं उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं. तो ये वर्क डन किस तरह का, तो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो टोटल वर्क हो रहे उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं. तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी. तो ऑलरेडी आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम है. तो हम लोग को पता है कि P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होते हैं. तो इसलिए वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी. यही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा. तो इसलिए आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क डन एंड दिस इज इक्वल टू P इंटू टी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वर्क डन है, जो किसके इक्वल हो रहा है, P इंटू टी के इक्वल हो रहा. और P का हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर. तो P का हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है बताइए. तो देयरफॉर E इज इक्वल टू P का वैल्यू है I स्क्वायर आर. तो I स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगी. P की वैल्यू हमारे पास है V इंटू आई, तो V इंटू आई आर इंटू टी हो जाएगी. P का वैल्यू हमारे पास V स्क्वायर बाय आर है, तो V स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा. तो ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले बन जाएंगे. ठीक है. सो दिस द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आई होप समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. तो इसकी यूनिट तो क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है. तो आप कह सकते हो सिंपली कि सर इसकी यूनिट जो होगी वो जूल होगी. दिस इज द एसआई यूनिट. लेकिन
एक और यूनिट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो यूनिट कमर्शियल यूनिट है और इसी यूनिट पर हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल हमारे घर पर आता है वो इसी यूनिट के बेस पर आता है। तो क्या है ये कमर्शियल यूनिट? आइए देखते हैं। तो कमर्शियल यूनिट देखिए क्या होता है। कमर्शियल यूनिट कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है इसकी कमर्शियल यूनिट? तो इसकी कमर्शियल यूनिट है किलो वाट आर। इसी किलो वाट आर को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, या इसे एक और नाम से जानते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी इसी यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है ये 1 किलोवाट? कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए 1 किलो वाट आर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इफ इलेक्ट्रिकल सर्किट use 1 kilowatt energy every hour, then it is called kilowatt hour यानी 1 किलोवाट एनर्जी पर आवर और एवरी आवर। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो एवरी आवर 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ करती है तो हम उसको कहते हैं 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर। तो फिर इसकी वैल्यू जूल में क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछता है। तो देखिए क्या होता है इसकी वैल्यू इन जूल। सो किलोवाट आवर इन जूल। देखिए 1 किलोवाट आवर है, तो 1 किलोवाट आवर यानी इसको आप लिख सकते हो 1000 वाट इनटू ये जो आर है इसको चेंज कर दो सेकेंड में, तो 3600 सेकेंड, राइट। तो बताइए क्या होगा 1000 इंटू 3600 सेकेंड, क्या रिजल्ट है? तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होती है। ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। 1 यूनिट, ओके। तो ये था हमारा कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं इसे देखते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल इसके ऊपर बन सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक बल्ब है और इस बल्ब का पावर 60 वाट है और ये बल्ब ऑपरेट किया जा रहा है 6 आवर पर डे। अगर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट गिवन है,
अगर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट गिवन हो, जैसे मान लो ये 6 रुपीज़ है, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 6 रुपीज़, तो बताओ टोटल कॉस्ट फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ का टोटल कॉस्ट क्या होगा अगर ये बल्ब 1 मंथ के लिए यूज़ किया जा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी फॉर 1 मंथ। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, इसका P दिया हुआ है और इसका T दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है P इंटू टी, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो बोलोगे सर 60। T की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 6। तो ये होगा पर डे, ठीक है। लेकिन आप इसको कहाँ ले जाओगे, 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए क्या करोगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो इंटू 30 से, तो 30, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है हम किस मंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर मंथ के नेम गिवन नहीं है तो आप 30 लो, और अगर नेम है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे मई हुआ तो 31, जून है तो 30, फेब है तो 28 और 29 फॉर अ लीप ईयर ऑल्सो, ठीक है। तो ये माइंड में रखना होगा कि मंथ का नाम है तो मंथ के नाम के अकॉर्डिंग हम उसका डेज काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ बेटा, तो ये हो गया 36 इंटू 3 108 1 और 2 0, इतना वाट आर हुआ, क्योंकि ये वाट में था, ये आर में था। अब इसे आप किलोवाट में ले जाओ, तो किलोवाट में क्या करोगे, 10800 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 10.8 kWh या 10.8 यूनिट। क्लियर है? अब सिंपल हो गया, अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल यूनिट जो हमारे पूरे मंथ में यूज हो रही है वो 10.8 यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट निकाल लो, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो 1 यूनिट का कॉस्ट है 6 और टोटल यूनिट क्या है हमारे पास 10.8, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ₹64.8, 64 रुपीज़ 80 पैसे। तो ये आपको बिल पे करना होगा, किसे, ऑब्वियस है बिजली कंपनी को। तो बिजली कंपनी को आप ये पे करते हैं। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं सेम टाइप के। मान लो कि इन ए गिवन हाउस number of bulb 6 and power 60 watt, number of fan 3 of P 150 watt, and they used 6 hour per day. If cost of 1 unit is ₹7, find the total cost for month of June.
मंथ ऑफ जून। तो इस जून मंथ के इस जून मंथ के टोटल कॉस्ट को हमें फाइंड आउट करना है। तो बोलो सर ये तो सिंपल है, ऑलरेडी हम लोग को बता दिया था आपने, बस यहाँ पर वहाँ सिंगल बल्ब थे और यहाँ पर एक से ज़्यादा बल्ब है और साथ ही साथ बल्ब के साथ आपका फ़ैन भी है, बट कॉन्सेप्ट एज इट इज़ है। तो आप क्या करो कि टोटल बल्ब का एनर्जी फाइंड आउट करो, फिर टोटल फ़ैन की एनर्जी फाइंड आउट करो, उसे यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो टोटल चार्ज से। सिंपल है। तो आई थिंक आपसे हो जाएगा, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, आप क्या करना है इसको सॉल्यूशन, टोटल एनर्जी यूज्ड बाय बल्ब कैसे निकालोगे, कितने बल्ब है 6 मल्टीप्लाई करो, एक बल्ब का पावर क्या है 60, तो यहाँ 60 मल्टीप्लाई कर देना, इनटू पर डे कितना यूज़ हो रहा 6 आवर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने दिन के लिए यूज़ करना है, तो मंथ ऑफ जून दैट इज़ 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल आ जाएंगे किसके, ये आ जाएगा एनर्जी यूज बाय बल्ब। तो ये आप चाहो तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, तो ये तो वाट आवर में होंगे, तो आप इसे किलोवाट में चेंज कर लें, तो डिवाइडेड बाय तो ये हो जाएगा ये हो जाएंगे 6 इंटू 6, 36 इंटू 6, 216 इंटू 3, 6, ये हो जाएगा 64800 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, तो इतने यूनिट हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये किलोवाट आवर में हो जाएंगे, तो 0000 कैंसिल, तो ये हो जाए 64.8 यूनिट। सिमिलरली टोटल एनर्जी यूज्ड बाय फैन निकाल लीजिए आप, टोटल एनर्जी यूज्ड बाय फैन, आप इसको निकाल लो। तो सिंपल है, ये क्या करेंगे आप, सिंपली हाउ मेनी फैन 3 पावर 150 पर डे 6 पर मंथ 30, इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये किलोवाट आवर, ये हुआ वाट आवर में, डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोवाट आवर हो जाएंगे, दैट इज 81 यूनिट। दिस द एनर्जी यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक फैन। अब टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, ऐड कर देंगे हम लोग दोनों, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, तो दोनों ऐड कर लेंगे, तो दैट इज 64.8 प्लस 81 5 145.8, दिस इज द यूनिट। सो टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेंगे, तो देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या करोगे, ये हो जाएगा 145.8 इंटू 7 पर यूनिट का कॉस्ट गिवन है, तो ये हो जाएंगे this is the answer. So this is the
इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे टू इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, सो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इसका क्या फंक्शन है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। यानी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी। तो ये इसका फंक्शन है। अब क्या है इसकी स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट है जो इसको मिलकर के बनाने का काम करते हैं, तो देखते हैं। आपने देखा होगा बल्ब कुछ इस टाइप के होते हैं। इस बल्ब में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फिलामेंट और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर भरा हुआ इनर्ट गैस। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट होता है। देखिए ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया, ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो ये राउंड ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी आप 3400 सेल्सियस के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। और इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होती है। और ये जो फिलामेंट बना होता है वो एलॉय का बना होता है। कौन सा एलॉय है? ये एलॉय है टंगस्टन। ये टंगस्टन एलॉय के बने हुए रहते हैं, लेकिन इस एलॉय की मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी तो हाई होती है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको ओपन एयर में रख दो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख दो, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, बर्न कर जाते हैं। इसलिए इस फिलामेंट को बर्निंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑक्सीडाइज ना हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ इनएक्टिव गैसीय मिक्सचर डाल देते हैं। कौन से गैसीय मिक्सचर हैं? तो वो देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन और आर्गन के गैसीय मिक्सचर होते हैं। ये इनएक्टिव गैस होते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? तो एक तो प्रॉपर्टी है कि ये इस फिलामेंट को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाते हैं, और दूसरी कि जब ऑक्सीडाइज्ड होगा ही नहीं तो ऑब्वियस होता है ये इसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करने का भी काम करते हैं। तो दो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो फिलामेंट को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाते हैं और उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। ओके, और ये है ग्लास का बल्ब, यानी इनको कवर कर दिया जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास से, तो ये ग्लास बल्ब भी कहलाते हैं। बाकी तो आपको ये पता ही है कि ये दो पॉइंटर हैं जिनको हम लोग सर्किट से कनेक्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, उस हाई रेजिस्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट डेवलप होती है और वही हीट लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके फंक्शन है। अगर पेपर में आए तो स्टूडेंट सिर्फ आप इस पॉइंट को भी लिख दो, ऐसे लिख दो, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक आप ये देख रहे होगे, ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर हैं, और यहाँ पर जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ये इंसुलेटिंग वायर है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं फिलामेंट को, यानी इस फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए इसको लगाए जाते हैं ताकि ये डैमेज ना हो। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच और उसके फंक्शन। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सेकेंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसमें हमारा है इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। कभी कभी ऐसे होता है स्टूडेंट कि सपोज ये बल्ब है और इस सर्किट में अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी अचानक से इसमें अनड्यूली करंट फ्लो कर जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये बल्ब
जिसकी फिलामेंट होती है वो बर्न कर जाती है, मेल्ट कर जाती है और सर्किट डैमेज हो जाता है। वैसे ही फैन होते हैं, टीवी होती है, फ्रिज होती है, ये बर्न कर जाते हैं, इनको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब अगर इन सर्किट को मेल्ट होने से, बर्न होने से बचाना है तो हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट करनी होगी, कुछ ऐसे अप्लायंस या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो इस सर्किट को आसानी से बचा सके। ऐसा ही एक अप्लायंस है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर क्या होता है स्टूडेंट, कि इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। इन दोनों के कारण क्या होता है स्टूडेंट, कि जब एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो होता है तो ये क्या करती है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए ये उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने पर मेल्टिंग पॉइंट लो है, रेजिस्टिविटी हाई है, तो हीटअप हो जाता और मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट हो करके सर्किट को कर देते हैं ब्रेक। और जब ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अप्लायंस है हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये तो बल्ब है, टीवी होता तो क्या होता, इसका मतलब उसे भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, फैन है, गीजर है। तो ये फ्यूज़ वायर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, जिसके कारण ये मेल्ट होकर के सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं डैमेज होने से। अब ये जो फ्यूज़ वायर होती है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो इसकी जो वैल्यूज होती है फ्यूज़ वायर की, जो हम डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ करते हैं, वैल्यूज ऑफ फ्यूज़ वायर, वो 1 एम्पियर का हो सकता है, 2 एम्पियर के हो सकते हैं, 3 एम्पियर के हो सकते हैं, 5 एम्पियर के हो सकते हैं और 10 एम्पियर के हो सकते हैं। यानी ये डोमेस्टिक सर्किट में हम इन एम्पियर के फ्यूज़ वायर को यूज़ करते हैं। और ये जो फ्यूज़ वायर होते हैं वो मेटल के भी बन सकते हैं और एलॉयज के बन सकते हैं। यानी ये जो फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ वायर वो मेड बाय मेटल और एलॉयज, यानी मेटल के भी बन सकते हैं और एलॉयज के भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी जो करंट की वैल्यू है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो इसके इस एम्पियर और इस एम्पियर के करंट को हम लोग अपने डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ करते हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फ्यूज़ वायर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। और इसकी एक प्रॉपर्टी जो हमें यूज़ करनी है वो ये कि ये जो फ्यूज़ वायर होती है वो कभी भी सर्किट में पैरेलल में नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्या होगा पैरेलल में लगाएंगे तो मान लो कि आपने क्या किया, इस फ्यूज़ वायर को सपोज कि आपने ऐसे नहीं लगा करके आपने इस फ्यूज़ वायर को ऐसे लगा दिया कि यहां पर एक और बल्ब थी, तो आपने फ्यूज़ वायर को यहां लगा दिया। ये बल्ब 1 हुआ और ये बल्ब 2 हो गए। तो अगर फ्यूज़ वायर आप इसके पैरेलल लगा दोगे तो क्या होगा, इससे होगा क्या कि ये जो करंट इसके पास आ रही है वो यहां और यहां अलग अलग होकर पास करेगी। अगर उस करंट की वैल्यू इसके लिमिट को क्रॉस करेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, जबकि ये बल्ब डैमेज हो जाएगी। क्यों डैमेज होगी, क्योंकि इससे तो करंट पास हो गया और ये मेल्ट होकर के इस बल्ब को प्रोटेक्ट कर ले रहा है। इसीलिए हम कभी भी फ्यूज़ वायर को इस तरह से नहीं यूज़ करते हैं। जब भी आप फ्यूज़ वायर लगाएंगे तो वो फ्यूज़ वायर ऐसे नहीं लगेंगे, बल्कि वो फ्यूज़ वायर स्टार्टिंग में ही हम सीरीज में लगा देंगे ऐसे। इससे क्या होगा कि ये स्टार्टिंग में ही मेल्ट हो जाएंगे और ये दोनों बल्ब प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो
हमने क्या देखा कि अगर हमारे फ्यूज़ वायर है तो वो फ्यूज़ वायर हमेशा सर्किट के स्टार्टिंग में होनी चाहिए, जिससे हम अपने सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकें। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये बल्ब है और इसका पावर है 1 किलोवाट और ये जो सोर्स है वो 220 वोल्ट का है। तो देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस, इससे कितनी करंट फ्लो होगी। तो हम लोग जानते हैं कि P = V × I होते हैं। सो देयरफॉर I = क्या हो जाएगा, P/V। P हुआ 1 किलोवाट यानी 1000 डिवाइडेड बाय 220। इससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4.53 एम्पियर। अब देखिए ये इस बल्ब में जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो 4.53 एम्पियर जाएगी, इसलिए हमारा जो फ्यूज वायर होगा वो इसके आसपास होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो जो फ्यूज वायर होगी वो किस वैल्यू की होगी, फ्यूज वायर ये हो जाएगी 5 एम्पियर। तो हम इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज वायर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज वायर हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।